आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है एसर्शन और रीजन का प्रश्न से शुरुआत हम लोग करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, और हर क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते रहें। तो चलिए, हमारा एसर्शन रीजन का प्रश्न कह रहा है, कथन कह रहा है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। सटीकता से मापा जा सकता है, ये मापा नहीं जा सकता है, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो तर्क कह रहा है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होते हैं। नहीं, सभी सांस्कृतिक परिवेश में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांगों मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुखी, परिवर्तनीयता, साम्य धारण। कमेंट में आंसर दीजिए। तो विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार बालक पहले समीप के अंगों और बाद दूर के अंगों का विकास कर पाता, और बालक में विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। और किसी भी वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें तो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपनी अंगों की सहायता लेता है। अब 1 साल 2 साल के बच्चे हैं तो उसको आपके हाथ से बाबू कुछ चीज़ उठा करके लाओ तो वो लाएगा, वो भर पाजा को पकड़ेगा, ठीक है, पूरे वो शरीर में चिपका करके उठा के लेके आएगा, है ना। तो वो पहले क्या करता है, पूरे अंगों पे नियंत्रण करके वो जो है अंगों का सहायता ले करके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पार्ट्स पे जो है कि करने लगता है। फिर आप जब वो 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अगर आप उसको कह दिए तो वो हाथों से उठा के लेके आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समीप दूराभिमुख। चलिए, तो शीर्षगामी की बात करें, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ये हमारा हो जाएगा सिर से पैर की ओर। विकास जो है सिर से पैर की ओर, उसे क्या कहेंगे, शीर्षगामी कहेंगे। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरणीय की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय अंतःक्रिया का उत्पाद क्या है, नहीं है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो नहीं लगाया जा सकता। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, तो एक समान और सार्वभौमिक होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एसर्शन रीजन। प्रश्न को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये भी सही है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या पी करती है। तो हम इस क्वेश्चन को समझ ले थोड़ा सा बारीकी से। कह रहा बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों और मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, है ना। आसपास से सीखते हैं, अपने गांव समाज से सीखते हैं, मोबाइल फ़ोन से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, है ना। और समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक संसाधनों के जरिए होती है। तो बिल्कुल सही है। समाजीकरण में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमने देखा नहीं है, फिर भी उसी परंपराओं को लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास करवाएंगे? नहीं, अभ्यास नहीं करवाएंगे। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। जटिलता से मौका मुहैया करवाएंगे तो करवा सकते हैं। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। तो उच्च स्तरीय नहीं दे सकते, हाई लेवल ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता। ऐसा होगा क्या? अब वो बच्चा है, उसे वैज्ञानिक समझ होगी क्या? नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, अब क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और कमेंट में जवाब दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। किसी भी चीज़ों का मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। किसी भी चीज़ों का प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनना, किसी भी वस्तुओं का प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनना क्या कहलाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कहलाता है? एस्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्कीमा कहलाता है। तो ये एस्कीमा किस अवस्थाएं में होती है? तो ये जीन पियाजे के चारों अवस्थाएं क्या है? चारों अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के चारों अवस्थाएं, और हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के चारों अवस्थाओं के बारे में। ये जीन पियाजे के चारों अवस्था नहीं, ये कोहलबर्ग के पहली अवस्था है। कोहलबर्ग के पहली अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो 2 से 7 वर्ष एज होता है इसका। और मूर्त की बात करें तो 7 से 11 वर्ष एज है। और अमूर्त की बात करें तो 11 से 15 वर्ष होती है। और पूर्व परंपरागत अवस्था की बात करें तो ये कोहलबर्ग महोदय ने दिए। और कोहलबर्ग महोदय के 3 अवस्था में ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था की बात करें तो परंपरागत अवस्था, और तीसरी अवस्था की बात करें तो उत्तर परंपरागत अवस्था है, इन्होंने पारित किया था। और ये 3 अवस्थाओं में 2-2 उप अवस्थाओं पे क्या किए थे? चर्चा किए थे। और इस कोहलबर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग एक स्पेशल क्लास में। चलिए बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करती है? बच्चे अपने किसी भी वस्तु को देख करके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनाते हैं। किस वर्ष में? 2 से 7 वर्ष के एज में, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। जीन पियाजे के दूसरी अवस्था। पहली अवस्था संवेदीगामक, जिसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं। और संवेदीगामक की अवस्था की एज की बात करें तो 0 से 2 वर्ष होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह कथन क्या दर्शाता है?
बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। कह रहा है अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। शिक्षिका की मदद से ऐसा करने में क्या है, सक्षम है। क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, पूर्ण बलन होगा, परिपक्वता होगा, या प्रतीकवाद होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात करें तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य के बीच में अंतर होते हैं, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह है कि छात्र स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। और लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है, तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है, ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जैसे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति को समायोजन व अनुकूलन में सहायता मिलती है। अनुकूलन मतलब किसी भी चीज़ों को देख करके सीखना, देख करके करना, है ना, और खुद करना, ये क्या हो गया, समायोजन हो गया। क्या है, यही निर्माण करने की और सीखने की बातों को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है कोहलबर्ग का, किनका है, कोहलबर्ग का। और ये अवस्थाएं जो है जीन पियाजे महोदय का है। किसका है, जीन पियाजे, जीन पियाजे महोदय जी का। चलिए बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक अवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लेन देन अभिमुखता, इसी को ही कहते हैं। तुम मुझे टॉफ़ी दो, मैं तुम्हें मोबाइल देखने दूंगा, है ना। यही चीज़ें क्या होती है, लेन देन अभिमुखता। किस अवस्था में आती है, तो पारंपरिक अवस्था में आती है, कोहलबर्ग के दूसरे अवस्था में। किसमें, कोहलबर्ग के दूसरे अवस्था में। तो कोहलबर्ग की पहली अवस्था पूर्व पारंपरिक, दूसरी अवस्था की बात करें तो पारंपरिक, तीसरी अवस्था की बात करें तो उत्तर पारंपरिक अवस्थाएं होती है। और इन दोनों में दो दो उपावस्थाएं क्या है, दिया हुआ है। और इसी में एक उपावस्थाएं क्या है, लेन देन अभिमुखता। क्या है, लेन देन अभिमुखता, जिसमें क्या है कि कोई भी चीज़ आप हमें दो, मैं भी आपको ये चीज़ें दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में डैश होता है या क्या होता है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एक मात्र स्रोत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठचर्या मानकृत होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो प्रगतिशील शिक्षा वो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग VVI मान लीजिए। क्या मान लीजिए, VVI।
VVI प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठचर्या मानकृत पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो स्मरण पे कभी भी जोर नहीं देती है। पाठचर्या के मानकीकरण, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक किसी एक ही पहलू पे क्या करती है, संबंधित नहीं होती है, जोर नहीं देती है। लचीला बहुस्तरीय आधारित अधिगम, बताइए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर व्यक्ति बुद्धि का आलेख करती है? मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। अंतर व्यक्ति आपको बता दें, एक होता है अंतर व्यक्ति और एक होता है अंतर व्यक्ति। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल की बात करें तो अंतर व्यक्ति की बात करें तो दूसरों की मनोभाव दशा को पहचानने वाले क्या कहते हैं? अंतर व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। और जो खुद की मनोभाव दशा को पहचाने, खुद स्वयं का, उसे अंतर व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरों के विचार व इच्छाओं की समझने की क्षमता रखता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर व्यक्ति बुद्धि का आलेख करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हम लोग किसी एक दिन जितने भी मनोविज्ञान हैं सारे मनोविज्ञान पे चर्चा करेंगे और बारीकी से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। बताइए, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, परिकल्पना की, स्कीमा और विकास, इनाम व सजा। तो इनाम व सजा की नहीं है। स्कीमा और विकास की बात करें तो इस पे जो है भूमिका किसका अहम रहा है? जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। जीन पियाजे का रहा। और परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पना भी हमारा क्या है? निगेटिव है। और भाषा की बात करें तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया? सामाजिक संस्कृति, भाषा, विकास। क्या दिया? भाषा, विकास। भाषा, विकास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। बताइए। तो बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया कर सकते हैं, परियोजना बनाना किसी भी चीज़ों का तो ये भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की बात करें तो ये भी कर सकते हैं, आत्म आकलन ये भी कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती? विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें
आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थी को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। बताइए, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जो अक्षम बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय और समुदाय में पूर्ण प्रतिभागियों और सदस्य के रूप में देखता है। और समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता, बल्कि यह सीखने के लिए विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। और शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों को सिखा एक साथ और एक ही विद्यालय में जाना चाहिए। एक ही साथ और एक ही विद्यालय में क्या करना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हाशिया के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, भाग लेने का अवसर, अधिकारों में समता, सामाजिक बढ़ती का आग्रह। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपको बता दें कि अब सीटेट में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप सीडीपी में रट्टा लगा रहे हैं तो रट्टा लगाने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन के तर्क वितर्क को नहीं समझेंगे, तब तक आपसे सीडीपी का प्रश्न हल नहीं होगा। और उसी चीज़ को एक एक शब्द के बारे में और एक एक प्रश्न का ऑप्शन जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग बेझिझक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9534328558। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक बढ़ती का आग्रह। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्फेजिया। हम लोग ये डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, डिस्थीमिया क्या होता है, डिप्थीरिया क्या होता है, इन सब चीज़ों पे एक दिन स्पेशल क्लास करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इन सब प्रश्नों में समस्या ना हो। और इन सब चीज़ों से एक नंबर का प्रश्न सीटेट में, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो या ईवीएस पेडागोजी हो या फिर सीडीपी पेडागोजी हो, हर सब्जेक्ट में एक एक नंबर का प्रश्न देखने के लिए आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं। चलिए, तो डिसलेक्सिया की बात करें और डिसकैल्कुलिया की बात करें तो डिसकैल्कुलिया हमारा गणना विकार हो गया। क्या हो गया? गणना विकार, गणना विकार। और डिसलेक्सिया की बात करें तो यह हमारा डिसलेक्सिया की बात करें तो यह हमारा पठन विकार हो गया। क्या हो गया? पठन विकार। और डिसग्राफिया की बात करें तो यह हमारा लेखन विकार हो गया। क्या होगा? लेखन विकार, लेखन विकार। और डिस्पेजिया की बात करें, डिस्पेसिया की बात करें तो यह हमारा
पेशिया विकार हो गया। क्या हो गया? पेशिया विकार। पेशिया विकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमताओं को सीधे प्रभावित करती है। तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया, लेखन बेकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने दें। श्रवण विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टैब पर दत्त कार्य के निर्देश रखें। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, क्योंकि वो क्या है? वो श्रवण बाधित है। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। सुनना क्या होता है? सुनना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ताकि हमको पता चले कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। 30 प्रश्न में आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे तो रहे हैं नहीं, तो सोच में सटीकता की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? हमारा प्रश्न निगेटिव है। संकल्पना, मानचित्र, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण और सारांशीकरण। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संदर्भहीनता। निगेटिव का निगेटिव आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बाकी ये सब हमारा क्या है? पॉजिटिव है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थी में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाधित करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थी की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, जिज्ञासा, तनाव, भय। जिम्मेदार नहीं है, निगेटिव कह रहा है, तो निगेटिव ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिज्ञासा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है? एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्यरूप, एक अपवाद। बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए फटाफट।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आद्य रूप। और एक आद्य रूप की बात करें तो किसी वस्तु या उत्पाद को बनाने से पहले बनाया गया उस एक नमूने या प्रतिरूप के आधार पर संस्करण होता है, जिसे उसे भविष्य में बनाए जाने वाले उत्पादक के बारे में सीखने और उस पर अनुभव पाने और समीक्षाओं की दिखाकर उस पर क्या होती है, प्रतिपुष्टि पाने का धैर्य से बनाया जाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एक आद्य रूपी ही कहलाता है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस के विकास को सुगम बना रहा? घोषणात्मक ज्ञान, अभिसंज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, रटकर याद रखना। ये तो होने से रहा मेरा प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, तो ये भी हमारा नहीं रहा। तो घोषणात्मक ज्ञान, ये भी हमारा क्या है? नहीं है। तो अभिसंज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान भी कहते हैं। अधिसंज्ञान भी क्या कहते हैं? इसे अधिसंज्ञान भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो हमारा राइट आंसर सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? और संगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें, विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करें, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए स्कीमा किसे कहते हैं। तो हम बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा का चर्चा कौन किया है? तो स्कीमा का चर्चा जीन पियाजे की है। कौन की है? जीन पियाजे महोदय ने। और उसी जगह बात करें स्कीमा होता क्या है, तो किसी भी वस्तु का मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनना, उसे ही क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, असर्शन और रीजन का अभिकथन कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तर्क कह रहा है, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होता और सीखने की प्रतिक्रिया में महत्वहीन होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा निगेटिव है। पी सही, आर गलत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्य पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्य पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम और नियंत्रित होते हैं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन,
ये तो हमारा बाह्य प्रेरणा हो गया। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, ये हमारा बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा हो गया। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ये भी हमारा क्या है, बाह्य प्रेरणा। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतना, पुरस्कार जीतना, ये सब चीज़ें जो होती है बाह्य प्रेरणा में आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जाते जाते एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते रहें और सपोर्ट बनाए रहें, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। और आपको गारंटी लेते हैं कि अगर हमारा क्लास अगर आप रेगुलर आधा घंटा 45 मिनट जो भी क्लास होती है हमारी, अगर आप डेली क्लास करते हैं तो 30 नंबर के सीडीपी में 26 से 27 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और 3 से 4 नंबर वो तो आयोग को भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे, है ना। तो 26 से 27 नंबर की गारंटी है आपकी, अगर आप डेली हमारे क्लास से अगर आप जुड़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।